नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रणाम देवभूमि, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमा सुरक्षा को लेकर अहम बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड से लगती है चीन और नेपाल की सीमा। और देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से इस बैठक का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय ये चिंतन मंथन है और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है और 3 बजे के बाद से ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो कई अहम मुद्दों पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक है। सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा वो है महिला सुरक्षा को लेकर, जिस पर जिक्र होगा किस तरह से महिला सुरक्षा और बढ़ाई जाए, पुलिस में महिलाओं की भर्ती ज्यादा से ज्यादा की जाए और तमाम चीजों को लेकर, ताकि एक जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ सके। वहीं सीमा सुरक्षा को लेकर भी जिक्र होगा, नशे के कारोबार को लेकर भी जिक्र होगा। देखिए, आंतरिक जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी इस पूरे 2 दिवसीय मंथन शिविर में। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली, जहां पर इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। तो चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ साथ पुलिस महानिदेशक और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक भी मौजूद रहेंगे। तो महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय इसको लेकर तमाम चर्चा कर सकता है। 2047 एक विजन 2047 रखा गया है, जिसमें भारत को विकसित देश बनाने में नारी शक्ति की अहम भूमिका होगी और इसी के लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना बेहद जरूरी है। और इसीलिए क्या कुछ सुरक्षित वातावरण कराया जाए, किस तरह से किया जाए, इसकी कोशिश होगी। तो पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और महिला थानों के गठन जैसे कई उपाय किए जा सकते हैं। महिलाओं को पूरे देश में ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। राज्यों में इसके लिए कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से एक पूरे कार्य योजना को लागू किया जाएगा। एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और खासकर इस चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लिए 5 प्रण के क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करना है। तो इसके अलावा भी देश में साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, तटीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन जैसे अतिरिक्त आंतरिक सुरक्षा के जुड़े अहम मुद्दे हैं, जिस पर चिंतन चर्चा होगी और इन चुनौतियों से निपटने की आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। तो गृह मंत्री का पदभार जिन जिन मुख्यमंत्रियों ने संभाल रखा है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो चिंतन शिविर का ये आयोजन फरीदाबाद के सूरजकुंड में किया जा रहा है। तो 2 दिवसीय ये शिविर होगा। तमाम राज्यों के गृह मंत्री इस बैठक में, इस शिविर में शामिल हो रहे हैं। तो लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, अगर आपको ताज विवांता की तस्वीर दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पे इसी होटल में आज तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास गृह विभाग हैं और जो गृह मंत्री हैं राज्यों के, इसके अलावा हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की भी बात करें तो सभी लोग इसी ताज विवांता होटल में पहुँचेंगे। और यहाँ पे आप हलचल देखिए किस तरीके से बढ़ी हुई है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं
और आपको अगर हम बताएं तो थोड़ी देर में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे क्योंकि हिंडन एयरबेस पर वो पहुंच चुके हैं और वहां से वो निकल चुके हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डीजीपी DS चौहान यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम राज्यों के जो गृह सचिव हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक पहुंचने का सिलसिला जारी है क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। पूरा खाका तैयार किया गया है, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है वो तैयार की गई है। 3 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और अगर हम बात करें ताज विमानता होटल से करीब 500 से 700 मीटर पर दूरी पर एक और होटल है राजहंस, वहां पे इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है जो चिंतन शिविर जिसका नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 2047 विजन 2047 इसका लक्ष्य रखा गया है जिसमें पूरी तरीके से आंतरिक सुरक्षा की बात करें, साइबर सुरक्षा की बात करें, आग से सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, उसको लेकर चर्चा होगी। पहले दिन की अगर बात करें यानी आज की बात करें जो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो चर्चा होगी उसमें साइबर सुरक्षा पर चर्चा होगी, आग से सुरक्षा पर चर्चा होगी, होमगार्ड को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कल की अगर हम बात करें, इसके अलावा आज की अगर हम और भी बात करें तो आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राजहंस होटल में रखा गया है जिसमें तमाम जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह विभाग है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसके अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल की बात करें तो कल सुबह में योग शिविर का आयोजन होगा जिसमें तमाम लोग जो चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं वो योग शिविर में हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। इसके बाद भी तमाम जो रूपरेखा है वो तय की गई है किस तरीके से कल अन्य विषयों पर जो आंतरिक सुरक्षा की बात करें या अन्य सुरक्षाओं की बात करें उसको लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही ये भी चर्चा होगी कि राज्यों के साथ किस तरीके से समन्वय बनाया जाए और किस तरीके से चर्चा की जाए ताकि कानून व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जा सके। और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताज विमानता होटल पहुंचेंगे तो चूंकि तमाम उनकी सुरक्षा में जो तैनात अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी पहुंच चुके हैं, गृह सचिव भी उनके साथ पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे आप हलचल देखिए किस तरीके से यहाँ पे बढ़ी हुई है। हरियाणा के तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तमाम सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो हरियाणा के पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से रूट क्लियर कराया जा रहा है कि जैसे ही क्योंकि वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे लगातार हो रहा है, एक के बाद एक जो वीआईपीज हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें या तमाम आला अधिकारियों की बात करें जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से भी जो सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे और पूरी तरीके से खाका तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कहा यह भी जा रहा है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी करीब 20 से 30 मिनट का संबोधन हो सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संबोधन हो सकता है। हालांकि जो रूपरेखा कार्यक्रम की तय की गई है इसमें संबोधन का जिक्र नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये जो संबोधन है वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने हाल ही में देखा कि एनसीआरबी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के कामकाज को सराहा और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को सराहा और कहा कि महिला अपराधों में जो न्याय है वो उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द दिला पा रही है। और जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की काफी तारीफ भी हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया है उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा किस तरीके से अन्य राज्यों से समन्वय बनाया जाए, खासतौर पे बॉर्डर जिन राज्यों के मिलते हैं और जिन राज्यों के बॉर्डर दूसरे देशों से मिलते हैं वहां पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जा सके, किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा पर खासतौर पे इस बार गृह मंत्रालय ध्यान देगा, जब चूंकि गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। भैया दूज के पावन अवसर पर आज सुबह 8:30 पर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। सुबह 3 बजे केदारनाथ मंदिर खुल गया और 4 बजे से कपाट बंद करने की समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू हुई। पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वयं ज्योतिर्लिंग को श्रृंगार रूप से समाधि रूप
दिया। इसके बाद ठीक सुबह 8:30 पर केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद बाबा के पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। वह 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली रात्रि प्रवास को आज रामपुर पहुंचेगी। पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। केदारनाथ धाम में खिली चटक धूप के बीच भक्त बाबा केदार की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। केदारनाथ के कपाट बंद होने के समय हर हर महादेव और भगवान शिव के जयकारों से केदार घाटी गूंज उठी। जहां एक तरफ बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं आज, वहीं दूसरी तरफ बाबा की डोली ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुई है और आज रात्रि विश्राम जो होगा वो रामपुर में होगा। उसके बाद ओंकारेश्वर ले जाया जाएगा बाबा की ये डोली, जहां पर शीतकाल में जो पूजा है बाबा की वो ओंकारेश्वर में ही की जाती है। एक अद्भुत और ऐतिहासिक वो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी सौगात हमारे लिए दी है कि जो रोपवे का उन्होंने कार्यारंभ और शिलान्यास किया है यहाँ पर आके गौरीकुंड से केदारनाथ तक का, ये अद्भुत और इसका बिल्कुल पूरे देश के अंदर इतना अच्छा संदेश गया कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ उनके इसका कार्य कर रहे हैं। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहाँ पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं और कल डोली जो है गुप्तकाशी में पहुँचेगी और उसके बाद जो है अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए जो है एक अद्भुत और ऐतिहासिक वो रहा कि हमारे केदारनाथ धाम में 15 लाख यात्रियों ने दर्शन किए और यात्रा के अंत में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और उन्होंने एक बड़ी मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितं श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा मंगला। बाबा केदार जो है सभी भक्तजनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज जो है 27 अक्टूबर को जो है बाबा की जो है चल विग्रह डोली जो है अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है सभी भक्तजन जो है डोली के साथ नीचे प्रस्थान करेंगे और आप सभी को भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और केदार बाबा का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आपका भंडार सदा भरा रहे और जो है आप इसी प्रकार जो है हमारे बाबा केदार की। तो केदार धाम के बारे में आपको बताते हैं, गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाया गया है। तो बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ यात्रा फल नहीं मिलती। माना जाता है कि पहले केदारनाथ जाइए फिर बद्रीनाथ की यात्रा कीजिए। चार धाम यात्रा में अहम स्थान है केदारनाथ धाम का। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद हो गए हैं और देखिए अब जो डोली है बाबा केदार की वो आज रामपुर में ही विश्राम करेगी। उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाएगा और जो सुबह से तस्वीर आई जब कपाट बंद होने थे उस वक्त तमाम लोग इस पूरे साक्षी बने इस पूरी प्रक्रिया का। जी बिल्कुल, देखिए चार धाम यात्रा में अब धीरे धीरे विश्राम की ओर है यात्रा। गंगोत्री धाम के बाद आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं और सुबह विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए और बाबा की डोली प्रस्थान कर गई है अपने अगले पड़ाव के लिए। लोगों में जिस प्रकार से कपाट खुलने के समय उत्साह था,
जोश था, बाबा के जय जयकार के नारे लग रहे थे। आज कपाट बंद होते समय भी करीब करीब वही नजारा था और लोगों में जोश भी उसी प्रकार से हाई था। लोगों ने बाबा से कामना की है कि वो जल्दी दोबारा आए और दोबारा लोगों को दर्शन दें। लोक कल्याण की कामना भी दर्शन करने आए लोगों ने की है। इसके साथ ही साथ सुदीप, देखिए बंद होते वक्त भी तमाम लोग मौजूद थे। आप देखिए इंतजार लोगों को होगा कि कब शीतकाल ये खत्म हो और दोबारा से बाबा के दर्शन कर सके। उत्साह तो है ही और साथ ही अब आने वाले वक्त का इंतजार है कि कब वो बाबा से दोबारा दर्शन कर पाएंगे। हम ऐसे भी यात्री इस बार चारधाम यात्रा में यूं तो ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटा है। 43 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं चारधाम यात्रा मार्ग पर दर्शन करने। ये अभी तक ऑल टाइम रिकॉर्ड है और कोविड के बाद जो उम्मीद थी कि चारधाम यात्रा बूस्ट होगी, सरकार के प्रयासों का उसमें मदद भी मिली है। अब लोग अगली चारधाम यात्रा के इंतजार कर रहे हैं कि तब दोबारा उन्हें दर्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। गुरुवार दोपहर 12:09 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। यमुनोत्री धाम से यमुना जी के उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ खरसाली गांव पहुंचाया जा रहा है, जहां अब 6 महीने तक शीतकालीन के दौरान मां यमुना के दर्शन होंगे। आपको बता दें, गुरुवार सुबह 8:30 बजे खरसाली से यमुना के भाई शनि देवता की टोली यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान के साथ अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद किए गए। यहां यमुना जी की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ तीर्थ पुरोहितों के गांव खरसाली लाया जाएगा और इसी दौरान धाम में जिले के कई देव डोलियां मौजूद रही। अब शीतकाल में खरसाली गांव में यमुना जी के दर्शन और पूजा अर्चना की जाएगी। शीतकाल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन खरसाली में कर सकेंगे, जिसके बाद अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ग्रीष्मकाल के लिए यमुनोत्री धाम में पुनः मां यमुना के कपाट विधिवत दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के समापन की शुरुआत बुधवार गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से हुई। बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट को बंद किया गया। गुरुवार सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। सबसे आखिर में 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकाल के दौरान चारों धामों में बर्फबारी के कारण अत्यधिक ठंड होती है और इसीलिए 6 महीने का शीतकाल होता है। हालांकि कपाट की बंदी को लेकर विधि विधान की भी अपनी मान्यता है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। परिवहन विभाग में हुए विवादित तबादलों में संशोधन की तैयारी है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास के दफ्तर से सचिवालय निर्देश किए गए। न्यूज़ 1 इंडिया ने किया था तबादलों में हुए खेल का खुलासा। तबादलों में ना तो एक्ट ना नियमावली ही विचलन का पालन हुआ था। अब दून आरटीओ के पद पर सुनील शर्मा को कैसे लाए, इस पर मंथन हो रहा है, जबकि अल्मोड़ा के आरटीओ गुरदेव सिंह के तबादले को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। तो अपनों की तैनाती के फेर में नियम तो टूटे ही, गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तो सूत्रों की माने तो अब ये विषय अदालत में भी ले जाने की तैयारी चल रही है। तो जिस तरह से परिवहन विभाग में ये पूरी गड़बड़ झाल देखने को मिला, उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस पर आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ लगातार सुदीप जुड़े हुए हैं। सुदीप, परिवहन विभाग की खबर को लेकर जिस तरह न्यूज़ 1 इंडिया ने इस पूरी खबर का खुलासा किया था कि किस तरह से इस पूरे तबादलों को लेकर इसमें गड़बड़ झाल चल रही है, और देखिए अब इसी का असर भी देखने को मिला है। परिवहन विभाग में हुए विवादित तबादलों में संशोधन की तैयारी की जा रही है। रहे हैं कि परिवहन विभाग व अन्य 10 विभागों के लिए विशेष तरीके से शासन से विचलन धारा 27 में लिया गया। विचलन वो परिस्थिति होती है क्योंकि ट्रांसफर सीजन इस वक्त नहीं है, आपात परिस्थितियों में विचलन करने की तैयारी होती है।
पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में परिवहन विभाग इसलिए रहा क्योंकि उसने कर्मचारियों के 67% और अधिकारियों के 33% तबादले करने का लक्ष्य रखा। परंतु जब आपत्तियां कर्मचारियों से मांगी गई तो आपत्तियों में परिवहन विभाग फंस गया। फिर रातों रात एक पत्र कार्मिक विभाग को लिखा गया और कहा गया अभी हम तबादले नहीं कर पा रहे हैं, हमें 15 दिन का समय दीजिए। लेकिन जैसे ही मंगलवार को सचिवालय खुलता है, आनंद फानंद में तबादले कर दिए गए। तबादला यदि आप किसी को करते हैं तो आपको दूसरे स्थान भेजना होगा, आप पटल परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा, विचलन में आपने 33% तबादले मांगे, आपने 70% से अधिक किए। तीसरा, एक्ट की भी अनदेखी हुई। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, पात्रता सूची की अनदेखी हुई। यानी जो व्यक्ति जिसे सुगम से दुर्गम जाना था उसे आपने सुगम से सुगम दिया। न्यूज ऑन इंडिया के इस खुलासे के बाद सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इसमें संशोधन की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी हमें इसमें आधिकारिक जवाब का इंतजार है। और कैसे अपनों को नियम टूटने के बावजूद भी बचाए रखें, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि चूंकि इस मामले में बड़े इल्जाम है, गंभीर आरोप है, लिहाजा इसमें बचाव का रास्ता निकाला जा रहा है और कुछ तबादलों में संशोधन की भी तैयारी है। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड 22 साल का हो जाएगा। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये जानकारी देते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली 28 तारीख को इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की जाएगी। सरकार कार्यक्रम रहेगा। हमने भी अपने मैंने कहा ना 28 तारीख को हम लोग बैठने वाले हैं और अपने कार्यक्रम को पूरा स्वरूप हम आप सबके समूह रखेंगे। राज्य स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव का विषय है और उत्साह के साथ पूरे राज्य के अंदर उसको हम मनाएंगे। अल्मोड़ा में गोवर्धन पूजा के लिए ताकुला विकास खंड के विजयपुर पाटिया क्षेत्र में पाषाण युद्ध खेला जाता है। यहां चंपावत के देवीधुरा की तर्ज पर ऐतिहासिक पाषाण युद्ध यानी कि बघवाल खेली जाती है और इस पाषाण युद्ध में 2 गुट पचघाटिया नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाते हैं। आज इस पत्थर युद्ध में चारों खामों में 4 लड़ाके घायल हुए हैं। इस युद्ध को देखने के लिए क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग आते हैं। तो पाषाण युद्ध का आगाज पाटिया गांव के मैदान में गाय की पूजा के साथ हुआ है। इस पाषाण युद्ध का आगाज बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है जिससे योद्धाओं में जोश भरा जा सके। इस पाषाण युद्ध की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युद्ध के दौरान पत्थरों से चोटिल होने वाले योद्धा किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बिच्छू घास और उस स्थान की मिट्टी लगाने वह 3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। तो बचपन से खेलते हैं, जब से छोटे थे, फिर इसके बाद बड़े हैं, फिर बगवाल खेलते हैं। उत्साह का माहौल रहता है भैया। जब भी साल में एक बार होती है, जब भी घर आते हैं तो दिवाली में ही आते हैं घर बगवाल खेलने स्पेशल। ऐतिहासिक बगवाल जो है ये पाटिया में खेली जाती है और जो है ये वर्षों से ही परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि पहले से जो है एक अभ्यास के तौर पे चंद राजाओं के समय से ही बगवाल खेली जाती है और बगवाली पोखर देवीधुरा के बाद ये तीसरा भी बगवाल मेला जो है जीवित जो है वो है। नरेंद्रनगर विधानसभा के पाव की देवीनाई बोगाला लिंक रोड पर बने 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है। निर्माण कार्य की गई मानक की अनदेखी व सड़क के देखभाल को लेकर की गई अनदेखी से मौजूदा समय दशा बेहद खराब हो चुकी है। पूरी सड़क की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं और इससे बाइक से लेकर पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसे जैसे विभाग आते रहते हैं, सारे लोग उनको कई बार बोला, एको बार नहीं 100 बार बोल दिया उनको, कुछ सुनता ही नहीं इस रोड के बारे में है। जितने भी 2 पहिया वाहन आते हैं उतारने पड़ते अपने साथ की सवारी, पैदल जाना पड़ता कहीं कहीं, क्योंकि रोड बिल्कुल इतना हो रखा है। आप देखने वाली बात है, आप कभी देखो साहब इसको तो कैसे हो रखी रोड की हालत। ये देखिए गड्ढे पड़े 4-4 फीट के, 3 फीट के हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग जो है उसके
इस रोड के बारे में जो है सारे वे तो भूख हड़ताल करेंगे या तो इस रोड को जो है बंद ही करवा दे वो लोग, जब नहीं सुनना उन्होंने इसके बारे में। तो इस रोड को बने हुए करीबन 7-8 साल हो गए हैं और ये रोड काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कि आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और विशेषकर दोपहिया वाहनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो रखी है। अगर ये रोड नहीं बनाई जाती तो क्या करेंगे? अगर सरकार इस रोड को नहीं बनाते हैं तो पूरी जनता इसके लिए आगे कार्रवाई करने के लिए डोला पाव की देवी इंटर कॉलेज से नाई होते हुए बुगाला होते हुए जो ये रोड कोडियाला जा रही है, इस रोड के हाल कितने बद से बदतर हैं। लोगों ने कहा है कि अब डिपार्टमेंट को जगाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। तो देखना है जो ये महत्वपूर्ण रोड है इसको बनवाने के बारे में लोग सड़कों पर उतरते हैं या शासन या सरकार या जो डिपार्टमेंट जिसका ये जिम्मा है बनाने का वो इस पर कुछ कार्रवाई कुछ काम करता है, इसको ठीक करता है या लोग सड़कों पर उतरते हैं। मैं वाचस्पति रहा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।